नमस्कार दोस्तों, 3 मई 1937 शाम के करीब 8 बजे जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट से हिंडनबर्ग हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज़ जा रहा है अटलांटिक ओशियन के दूसरी ओर अमेरिका न्यू जर्सी में। इसमें बैठे हैं करीब 97 लोग, जिनमें से 36 पैसेंजर्स है और 61 क्रू मेंबर्स है। और जब हवाई जहाज़ शब्द का मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरा मतलब इससे कोई एरोप्लेन से नहीं है, बल्कि हवाई जहाज़ का मतलब यहाँ पर एक एयरशिप हिंडन से है। हिंडन एक एयरशिप है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप है। ये लंबाई में लगभग 245 मीटर लंबा है। इसकी साइज कंपेयर कीजिए आज के बोइंग 747 विमान से, तो तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में कितना बड़ा है। टाइटन जहाज़ जो एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ हुआ करता था, लंबाई में उससे ये सिर्फ 24 मीटर छोटा है। यही कारण है कि हिंडनबर्ग को क्वीन ऑफ द स्काइज करके बुलाया जाता था और इसे नाजी जर्मनी की शान माना जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप के अंदर का नज़ारा काफ़ी कमाल का था। आसमान में उड़ते हुए लोगों को ऐसी लग्जरी देखने को मिलती थी जो शायद आज के ज़माने में भी किसी को नसीब में ना हो। लोगों के लिए सोने के लिए अलग अलग कमरे थे, एक सेपरेट डाइनिंग रूम था जहां सब साथ में खाना खा सकते थे और एक सेपरेट लॉन्ज था जिसमें बड़ा सा ग्रैंड पियानो रखा गया था। इसके अलावा एक रीडिंग या राइटिंग का भी रूम हुआ करता था और एक टिकट का प्राइस उस ज़माने में लगभग $700 के बराबर था, जो कि आज के ज़माने में $7,000 से भी ज़्यादा पड़ेगा। बेसिकली इसमें ट्रेवल करना सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। 6 मई 1937 के 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद हज़ारों मील दूर हिंडनबर्ग पहुंचता है अमेरिका में। इसे लैंड करना है न्यू जर्सी के लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर। धीरे धीरे ये नीचे उतरना शुरू करता है और शाम के करीब 7 बजे है। नीचे उतरते वक्त ज़मीन पर मौजूद लोग इसकी रस्सियाँ पकड़ते हैं। वैसे इसका लैंडिंग का तरीका थोड़ा अलग होता था। आसपास बहुत सारे लोग आए हुए थे इसकी लैंडिंग को देखने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही ऐतिहासिक जहाज़ है। तो कुछ कैमरामैन भी वहाँ पर मौजूद थे। उस दिन हिंडनबर्ग की लैंडिंग कैमरे में फिल्म भी करी जा रही थी। मौसम इस समय थोड़ा सा ख़राब दिख रहा था और बादल छाए हुए थे और तेज़ हवाएं भी चल रही थी। इसीलिए जहाज़ के कैप्टन एक शार्प टर्न लेते हैं जहाज़ को हवाओं के साथ अलाइन करने के लिए। ग्राउंड पर मौजूद क्रू रस्सियों को सिक्योर करने के लिए भागता है। लैंडिंग होने ही वाली होती है कि अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। पलक झपकते ही ये पूरा एयरशिप आग की लपटों में गिर चुका था और 34 सेकंड में, मात्र 34 सेकंड्स में ये जहाज क्रैश करता है और आग में पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute, seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. और ये हिंडनबर्ग जहाज एक ऐसा डिजास्टर बन जाता है जो दुनिया को हिला देता है। आखिर क्या कारण था इस हादसे के पीछे? एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटर्स जब जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक मेन थ्योरी सामने आती है। थ्योरी ये थी कि इस एयरशिप को कोई एंटी नाजी एक्टिविस्ट या किसी दूसरे देश ने हिंडनबर्ग जहाज में कोई बम छुपा रखा था, या किसी दूसरे जहाज के एजेंट ने हिंडनबर्ग जहाज में कोई बम छुपा रखा था। तभी अचानक ये लैंडिंग के वक्त इतना बड़ा धमाका हुआ। कुछ लोगों का तो मानना यह भी था कि अडोल्फ हिटलर ने ही इस हिंडनबर्ग एयरशिप को बम से उड़ाया है। हिटलर के लोगों ने यहाँ पर एक बम प्लांट किया है, अपने ही देश के जहाज को उड़ाने के लिए कोशिश की है। असल में दोस्तों बात ये थी कि इन एयरशिप्स को बनाने वाली कंपनी के मालिक थे एक आदमी हुगो एकनर नाम से, और ये ऐसे गिने चुने लोगों में से एक थे जो उस समय हिटलर के समय में ओपनली हिटलर के और नाजी लोगों के अगेंस्ट बोलते थे। पब्लिकली हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई आसान बात नहीं थी उस समय में। यही रीज़न है कि 33 में जब नाजी पार्टी पावर में आई तब हुगो एकनर को अरेस्ट करने की भी कोशिश की गई थी हिटलर के द्वारा, लेकिन उस समय पर इनके अरेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल फोन हिंडनबर्ग के द्वारा। सही सुना आपने, उस वक्त के जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे उनका नाम हिंडनबर्ग था। इससे आप गेस कर सकते हैं कि ये नाम कहाँ से आया है इस एयरशिप का। 3 साल बाद जब 1936 में ये दुनिया का सबसे पहला एयरशिप बनकर तैयार हुआ था, हिटलर के मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी एकनर से कि इस एयरशिप का नाम हिटलर के नाम पर रख दिया जाए। तो हुगो एकनर ने अभी भी अपने घुटने नहीं टेके और उनको हवाई जहाज का नाम हिंडनबर्ग के नाम पर ही रख दिया।
तो कुछ लोगों का मानना यह था कि हिटलर ने इस एयरशिप को बम से उड़वा दिया जलन की वजह से, और यही वजह थी कि जैसे ही एकनर ने जहाज का नाम हिंडनबर्ग रखा और उसे हिटलर ने जलवा दिया जलन की वजह से। इससे पहले भी दोस्तों जब हिंडनबर्ग एयरशिप अपने पहले सफ़र पर निकली थी, हिटलर की सरकार ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी अपने नाजी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। ये जहाज़ आप कई फ़ोटोज़ में देख सकोगे कि इसके एयरशिप के पीछे नाजी पार्टीज़ के झंडे लगे हैं। कहा जाता है कि हुगो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब नाजी पार्टी पावर में आई और उन्होंने इन एयरशिप्स का कंट्रोल लिया तो उन्होंने अपने ही बंदों को बिठाया वहाँ, और उनके चाटुकार लोग इतने क्वालिफाई नहीं थे, अक्सर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी इग्नोर कर देते थे। इसीलिए जब पहली बार उड़ान भरी इस हवाई जहाज़ ने तो ये क्रैश होते होते बची थी। उस टाइम इस शिप को बहुत सारा डैमेज भी पहुंचा था। इसके बाद एक बड़ा आर्गूमेंट भी हुआ नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के बीच में। सबसे बड़ा कारण इस एक्सीडेंट के पीछे द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी आती है हाइड्रोजन की लीकेज होना और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से धमाका होना। अनफॉर्चुनेटली ये डिजास्टर सारी एयरशिप्स की रेपुटेशन को गिरा देता है और लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाइड्रोजन पर आग लगना कितना आसान है, इसमें ट्रेवल करना काफ़ी खतरनाक चीज़ हो सकती है। हालांकि उस समय में हीलियम गैस का भी इस्तेमाल करी जा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हीलियम गैस की सप्लाई अमेरिका के पास ही थी मेजॉरिटी में, और अमेरिका ने एक पाबंदी लगा दी थी कि हीलियम गैस के एक्सपोर्ट 1940 तक आते आते एक तरफ तो एयरशिप की रेपुटेशन गिरती जा रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका ने पाबंदी लगा रही थी। लोगों को डर लग रहा था कि इसमें ट्रेवल करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों कि एयरप्लेन्स इम्प्रूव होने लगे थे उस टाइम तक, और पैसेंजर्स एयरप्लेन की स्पीड, रिलायबिलिटी और ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही थी। एरोप्लेन्स के कंपैरिजन में एयरशिप्स की जो स्पीड थी वो बहुत धीरे थी, अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन्स वहाँ 700 से 800 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे थे। हीलियम गैस मिलने में भी दिक्कत हो रही थी और ख़राब वेदर में वनरेबल भी होती थी एयरशिप्स। यही कारण है दोस्तों कि हमारी जनरेशन ने ना तो इन एयरशिप्स में कभी ट्रैवल किया है, ना ही इन्हें कभी देखा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इसमें ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता था। एक लो एल्टीट्यूड पर धीरे धीरे उड़ना, वो भी इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ के साथ, क्या बढ़िया नज़ारा दिखता होगा। एक अच्छी खबर सुनाऊं दोस्तों तो ये है कि आने वाले सालों में ये एयरशिप्स दोबारा से रिवाइव हो सकती है। साल 2017 में एक यूके की कंपनी है हाइब्रिड एयर व्हीकल्स, इन्होंने अपनी एक बड़ी सी एयरशिप की फ़्लाइट करी, एयरलैंडर 10, जिसे दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। आज के दिन हीलियम गैस मिलने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो जिस वजह से ये सेफ़ है, प्लस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये काफ़ी कार्बन एमिशंस को भी कम कर रही है। तो एयरशिप्स एरोप्लेन के कंपैरिजन में 10 गुना कम कार्बन एमिशंस रिलीज़ करती है, फ्यूल कॉस्ट भी कम होती है और ऑलमोस्ट साइलेंटली ये उड़ती रहती है बिना किसी ज़्यादा नॉइस के। तो एस्टिमेट किया जाता है इस कंपनी के द्वारा कि 2030 के बाद ये कमर्शियल फ़्लाइट्स भी शुरू करेंगे अपनी एयरशिप में, और कैसी होगी ये एयरशिप्स ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।